तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? हम लोग इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? सो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंपल समझो आप, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्प्यूला। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? एम्प्यूला। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होता है। इसमें कई सारे क्या है भाई स्टेप होते हैं, वन बाय वन सारे स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज इसमें आपका होता है स्टेप जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। सबसे पहले क्या होगा? इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? देखो इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन किसे बोलते हैं? इंसेमिनेशन का मतलब है डिपोजिटिंग। ठीक है, इंसेमिनेशन किसे बोलते हैं? इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? देखो, जिसमें मेल क्या करता है भाई? स्पर्म को डिपोजिट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। मेल क्या करता है? पेनिस के थ्रू क्या करता है भाई? स्पर्म को डिपोजिट करता है कहाँ? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इसी को क्या बोलता है? इंसेमिनेशन। सो डिपोजिटिंग ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, या डिपोजिटिंग ऑफ सीमन, आप इसको सीमन बोलो और अच्छा होगा। ठीक है, सो डिपोजिटिंग ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। इसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन। सो डिपोजिटिंग ऑफ सीमन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसे हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इसे क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन इसे बोला जाता है। क्लियर है? किसके थ्रू करता है? मेल पेनिस के थ्रू फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किसका डिपोजिशन करता है भाई? किसको डिपोजिट करता है? सीमन को। इसी को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इसके बाद क्या होता है? देखो, इंसेमिनेशन के बाद सबसे पहले आपको समझना है कौन कौन से स्टेप होंगे। ठीक है, अब जो स्पर्म है कहाँ जाएगा भाई? स्पर्म जाएगा वेजाइना के थ्रू। कहाँ जाएगा? एम्प्यूला में, क्योंकि एम्प्यूला में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एम्प्यूला में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो जो स्पर्म है ये वेजाइना के थ्रू कहाँ जाएगा? फ्लोपियन यूट्रस के थ्रू कहाँ मूव करेगा? एम्प्यूला रीजन में मूव करेगा। जब ये एम्पुला तक पहुंचने, ठीक है भाई, एम्पुला तक पहुंचने में इसको बहुत सारा इसको क्या करेगा? इसको अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, समझे ना? ऐसे नहीं पहुंच जाता इसको। ठीक है, क्योंकि वेजाइना का जो मीडियम है आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो आपको पता है कि जो फीमेल का वेजाइना है, ठीक है, उसका जो मीडियम है ये एसिडिक होता है। और जब एसिडिक मीडियम में स्पर्म आता है, जब क्या होता है भाई? एसिडिक मीडियम में जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म खत्म हो जाएगा। एसिड से कोई नहीं बच सकता, समझे? क्योंकि जो स्पर्म का जो मीडियम है, ठीक है, कौन से मीडियम में स्पर्म रहता है भाई? अल्कालाइन। उन्होंने स्पर्म को पता ही नहीं कि एसिडिक क्या होता है, एसिडिक मीडियम ही क्या है। ठीक है, तो जल के खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो कि क्या होता है। सबसे पहले जो स्पर्म है कहाँ मूव करेगा? वेजाइना के थ्रू। ठीक है, ये वेजाइना के थ्रू कहाँ मूव करता है? ये एम्पुला रीजन में मूव करता है। ठीक है, देखो, तो इसमें आपको समझना है कि आपको देखो वेजाइना है। क्लियर है? तो वेजाइना के थ्रू कहाँ मूव करेगा भाई? ये वेजाइना के थ्रू ये ठीक है फ्लोपियन ट्यूब में मूव करेगा। सबसे पहले आपको देखो, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे इसको आपको समझना है। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कि जो ये स्पर्म है, ठीक है,
स्पर्म अभी कहाँ एंटर किया भाई, स्पर्म अभी वेजाइना में एंटर किया है, ठीक है। स्पर्म अभी कहाँ एंटर किया है, देखो ये वेजाइना में एंटर किया है, वेजाइना में ये एंटर किया है, ठीक है। कितने स्पर्म एंटर करते हैं भाई, मिलियंस, 200 to 300 मिलियंस स्पर्म का क्या होता है पर इजैकुलेशन, समझे, क्लियर है। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है एंटर करते हैं, कितना भाई, 200 to 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, समझे। एक दो नहीं होते हैं, कितने होते हैं ये 200 से आप देखो, ये 200 to 300, ठीक है, 200 to 300 मिलियन, ठीक है, मिलियन स्पर्म जो है क्या होते हैं भाई, 200 to 300 मिलियन स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते हैं। लेकिन ये भाई इसका जो मीडियम है, ये जो वेजाइना का जो मीडियम है एसिडिक है, ये हम लोग के स्पर्म ये तो लाखों, ठीक है, मिलियन में तो 1-2 मिलियन तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, एसिडिक मीडियम को सामना नहीं कर पाते, क्लियर है। तो 2 से आप समझ गए कि इसमें तो 2 आप मान सकते हो कि 100 से ज्यादा, ठीक, आधा से ज्यादा सारे स्पर्म जो है वेजाइना में ही खत्म हो जाते हैं। ऊपर तो दूर की बात है, सर्विक्स तक ही नहीं पहुंच पाते, ठीक है, क्लियर है। बाकी जो पहुंच पाते हैं तो ये क्या सोचते हैं कि ग्रुप, तो भाई एक से नहीं हो पाएगा, चलो चलते हैं ग्रुप फॉर्म, ठीक है। तो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में ये क्या करते हैं भाई, ग्रुप में ये जाते हैं सर्विक्स में, सर्विक्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, ग्रुप बनाकर ये जाते हैं कहाँ पर, ये ग्रुप फॉर्म करके जाते हैं सर्विक्स में, ठीक है। सर्विक्स के थ्रू यूट्रस, ये कौन सा पार्ट है, यूट्रस, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, यूट्रस, यूट्रस के थ्रू ये जाएंगे, देखो ये आपके सीधा कहाँ जाएंगे भाई, एम्प्यूला रीजन पर, ठीक है, एम्प्यूला रीजन पर, ये एम्प्यूला है, ये क्या है भाई, ये जो आपको सॉइल वाला पार्ट इसे बोलते हैं एम्प्यूला, इसे एम्प्यूला बोला जाता है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। तो स्पर्म फाइनली कहाँ मूव करते हैं भाई, एम्प्यूला वाले रीजन पे स्पर्म आते हैं। कैसे आएंगे, झुंड में आएंगे, एक अकेला नहीं आ सकता वरना खत्म हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, इसीलिए ये ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप फॉर्म करने के बाद ये जाते हैं भाई फाइनली, ये ग्रुप फॉर्म करके फाइनली कहाँ पहुंच जाते हैं, देखो ये जो स्पर्म है, ठीक है, मैं एक ही बना रहा हूं लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर फाइनली जो स्पर्म में कहाँ पहुंच जाता है, देखो एम्प्यूला, भाई यहाँ पर जाते जाते सिर्फ, ठीक है, बहुत कम ही स्पर्म 200, भाई जो 2 मिलियन थे, ठीक है, 2 मिलियन में सिर्फ 200 बचते हैं, देखो सोचो, ठीक है, 2 मिलियन एंटर आए थे, एंटर किए थे भाई, समझना है आपको, ठीक है। 200 से 3 मिलियन स्पर्म एंटर किए थे वेजाइना में, लेकिन उनमें से सिर्फ 200 to 300, समझ रहे हो, सिर्फ पहुंचते हैं एम्प्यूला वाले रीजन में, बाकी सारे के सारे स्पर्म ये यहाँ तक आते आते ही खत्म हो जाते हैं। वही तो बात है ना, हर कोई अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कौन पहुंचता है भाई, जो ठान लेता है मेरे को करना है किसी भी हालत में, ठीक है, जिसका बिलीफिंग पावर, ठीक है, जो जितना हिम्मत, जितना इसका विल पावर होता है, ठीक है, वही आगे बढ़ पाता है, समझे, बिल्कुल स्पर्म की तरह भाई, ठीक है। हर कोई नहीं पहुंच पाता, ठीक है, कोई जो ठान लेता है मेरे को करना ही है, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे, क्लियर है। तो मात्र इसमें 200 से 300 स्पर्म ही क्या होते हैं भाई, कहाँ पहुंच पाते हैं, ये हम लोग के एम्प्यूला वाले रीजन में पहुंच पाते हैं, बाकी सारे स्पर्म डेड हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे स्पर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कौन बचेगा भाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप समझे। अब इसके बाद क्या होगा, एक बार जब स्पर्म एम्पुला वाले रीजन पर पहुंच गया, एक बार स्पर्म जब एम्पुला वाले रीजन पर पहुंच गया, इसके बाद अब क्या इवेंट होगा, अब स्पर्म कैसे ओवम को फर्टिलाइज करेगा, देखो ऐसा नहीं कि स्पर्म आया और ओवम था फर्टिलाइज हो गया, नहीं भाई, तुरंत नहीं होता, इतना आसान नहीं है, ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन, सबसे पहले कैपेसिटेशन होगा, कैपेसिटेशन के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, भाई ये अनेक रिएक्शन होंगे, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन जब होने के बाद लास्ट में फाइनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखो अभी आप जब
जब आप अभी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, दिखता नहीं है आपको लेकिन बॉडी के अंदर ये चलता है, ठीक है, समझे ना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, एम्प्यूला, इसको नोट कर लो। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्प्यूला, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ भाई, फर्टिलाइजेशन का साइट एम्प्यूला, ठीक है। तो एम्प्यूला में क्या होता है, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर है, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करेंगे एक्चुअल में स्पर्म का क्या होगा आगे अब, ठीक है। एम्प्यूला जब अब जो सेकेंडरी उस साइट है और ये स्पर्म, इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन, कैसे क्या चेंजेस होंगे, अब उसको देखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे। क्लियर है, समझ आया आपको। तो अब देखेंगे फर्दर हम लोग इसके बाद क्या होगा, ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद देखेंगे फर्दर हम लोग का इसमें क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखो अब वन बाय वन सारे स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भैया, लेकिन सिंपल है, बस समझ आना चाहिए, पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो 2 लाइन में खत्म कर दिया है भाई, ठीक है आपको, लेकिन एक्चुअल में इसको समझ लो, सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले कैपेसिटेशन, सबसे पहला रिएक्शन कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन किसे बोलते हैं, तो कैपेसिटेशन क्या होता है, कैपेसिटेशन का मतलब है, कैपेसिटेशन देखो इसमें क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म्स ऑब्टेन, स्पर्म्स ऑब्टेन्स कैपेसिटी, स्पर्म्स ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है ये ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी को ऑब्टेन करता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो स्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन के कैपेसिटी, उसके क्षमता को ये हासिल करता है। इसके पास उतना ताकत नहीं है कि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट जाकर ये फर्टिलाइज नहीं हो सकता। सबसे पहले इसे रेडी होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है स्पर्म को, समझे ना, उसको रेडी होना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकता है भाई, फर्टिलाइज कर सकता है, क्लियर है। तो इसमें आपके कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन का मतलब है स्पर्म ऑब्टेन्स कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें स्पर्म के पास वो कैपेसिटी आ जाता है जिससे वो क्या कर सकता है भाई, जिससे वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। क्या आता है देखो, इसमें क्या चेंजेस होते हैं इसको आप देखो, ठीक है, कैसे आता है भाई, ठीक है। स्पर्म्स ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई, क्या होता है कैपेसिटेशन में, तो इसमें आपका क्या होता है बाय, कैसे होता है देखो, बाय रिमूविंग ऑफ, स्पर्म के ऊपर में क्या प्रेजेंट है भाई, जो स्पर्म का हेड है, ठीक है, स्पर्म के हेड के राउंड क्या प्रेजेंट है, स्पर्म के हेड के राउंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर प्रोटीन्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये स्पर्म के हेड के राउंड होते हैं प्रेजेंट। ये सारे चीज क्या होते हैं, सबसे पहले ये सारे चीज स्पर्म के हेड से रिमूव होते हैं, समझे ना। तो ये सारे चीज सबसे पहले क्या होंगे भाई, स्पर्म के हेड से रिमूव होंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा, स्पर्म ऑब्टेन्स कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय रिमूविंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा भाई, ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर, ग्लाइकोप्रोटीन को, एक सेकंड, कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव करेगा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और किसको रिमूव करेगा, अदर प्रोटीन, ठीक है, और दूसरे प्रोटीन को रिमूव करेगा, ठीक है, अदर प्रोटीन,
अदर प्रोटीन मतलब दूसरे प्रोटीन को भी रिमूव करेगा, ठीक है, अदर प्रोटीन। समझ आ रहा है आपको? बाय रिमूविंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, अदर प्रोटीन कहां से करेगा? फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म, फ्रॉम हेड ऑफ द स्पर्म, हेड ऑफ द स्पर्म, फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के हेड के राउंड आप समझो जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो डिफरेंट टाइप का जो प्रोटीन है, सबसे पहले ये प्रोटीन हेड से हटेगा भैया, हेड से हटेगा, तभी वो क्या कर सकता है, उसके पास फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी आ पाएगा। सबसे ये चीज हटना जरूरी है, समझे? तो इसका मतलब है कि आप समझो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म के हेड के अराउंड अभी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, इसके हेड के अराउंड अभी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होता है इसका कैपेसिटेशन, इसका क्या होगा? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होगा भैया? तो कैपेसिटेशन में ये हेड से क्या होगा भाई? हेड से ये ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर प्रोटीन हट जाएंगे, ठीक है। इससे अदर प्रोटीन देखो आप, ये देखो, इससे हेड से बाकी के जो कितने भी एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, अदर प्रोटीन, इसके हेड से हट गए हैं, ठीक है। अब स्पर्म के पास देखो, पहले क्या था, स्पर्म का मोटिलिटी कम था, स्पर्म धीरे धीरे मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही इससे हटा ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, अदर प्रोटीन, जब इसके हेड से हटा तो इसके पास इसका जो मोर्टेलिटी है बढ़ गया, इसका जो मोर्टेलिटी था ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा भाई? देखो स्पर्म का जो इंक्रीज, इससे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। इससे क्या हो गया भाई? इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का जो मोर्टेलिटी था ये इंक्रीज हो गया। इससे क्या हो गया? देखो, जो स्पर्म का मोर्टेलिटी था, जो स्पर्म का मोर्टेलिटी था ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया? जो स्पर्म का मोर्टेलिटी था ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें आपका इनफ्लक्स, इसमें आपका और क्या होता है? इनफ्लक्स, ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब समझते हो ना? इनफ्लक्स का मतलब एंट्री, ठीक है। इनफ्लक्स किसे बोलते हैं? एंट्री। इफ्लक्स एग्जिट, इनफ्लक्स आओ, इनफ्लक्स एंट्री, ठीक है। तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इसमें इनफ्लक्स ऑफ क्या होता है? कैल्शियम। और कैल्शियम का जब स्पर्म में इनफ्लक्स होता है, ठीक है, जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है किसमें भाई? स्पर्म में जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है किसमें भाई? जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है स्पर्म में, तो इससे स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है? जो स्पर्म का मोर्टेलिटी है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है भैया, ठीक है, ध्यान से इसको समझना। इसके बाद समझो आप, ठीक है। तो आपने कैपेसिटेशन, ये पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये पूरे रिएक्शन को बोला जाता है कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ है आपको? तो कैपेसिटेशन क्या है? इसमें स्पर्म रेडी होता है, ठीक है। स्पर्म क्या होता है इसमें भाई? रेडी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो स्पर्म इसमें रेडी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम लोग का एक्रोसोमल रिएक्शन। सबसे पहले आपको समझना है कि देखो, स्पर्म के सबसे पहले आप देखो, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट कब होगा? तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट शुरू कब होगा भाई? एक्रोसोमल रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब इसके रिसेप्टर, क्योंकि ये जो जोना पेलुसिडा, ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का जो आउटर लेयर है इसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में क्या होता है? जोना पेलुसिडा में हम लोग का होता है प्रेजेंट Z3 रिसेप्टर, Z3 रिसेप्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट ZP3 रिसेप्टर, ठीक है। ZP3 रिसेप्टर होता है कहाँ होता है भाई? सो ZP3 रिसेप्टर कहाँ होता है? प्रेजेंट जोना पेलुसिडा के ऊपर
ZP3 रिसेप्टर होता है प्रेजेंट जब स्पर्म के हेड में क्या होते हैं भाई देखो, जब स्पर्म के हेड में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जब ये प्रोटीन स्पर्म के हेड का जो स्पेशल प्रोटीन है जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तभी क्या होगा भाई, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होता है। आखिर में ये रिसेप्टर और ये क्या नीड है भाई, क्योंकि ह्यूमन का स्पर्म में सिर्फ ह्यूमन बीइंग को फर्टिलाइज कर सकता है, किसी और काऊ का स्पर्म आप ह्यूमन के में डालो तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ह्यूमन का जो स्पर्म है ह्यूमन के अंदर ही फर्टिलाइज होगा, क्योंकि ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, समझे ना, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं ये रिसेप्टर, ठीक है। तो ये ZP3 रिसेप्टर जोना पेलुसिडा 3 ये जो रिसेप्टर है ये स्पेसिस के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, समझे ना। उसीलिए सिर्फ ह्यूमन का जो स्पर्म है ह्यूमन बीइंग में ही क्या हो सकता है भाई, फर्टिलाइज हो सकता है। आप किसी और का स्पर्म ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले जो प्रोटीन है ये सबसे पहले इसके रिसेप्टर के साथ, जो इसके ऊपर में इनके बाहर जो रिसेप्टर है जब इसके साथ बाइंड करेगा तभी क्या होगा, इसके बाद जब एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन इसके बाद स्टार्ट होता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा यहां तक, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन देखो, इसके हेड में स्पेशल प्रोटीन है, जब ये प्रोटीन ZP3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तभी क्या होगा भैया, इसके बाद ही आगे एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, इसके बाद होगा क्या, ठीक है, इसके बाद होगा क्या इसको देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो, एक्रोसोमल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है इसको समझना, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन कैपेसिटेशन समझ है ना आपको, तो ये आपने कैपेसिटेशन समझ लिया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन, ठीक है। बिना अनकैपेसिटेड जो स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं होता वो ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही खड़ा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जब लैब में किया गया, ठीक है, जब लैब में क्या किया गया भाई, लैब में जब स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज किया गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ भाई। साइंटिस्ट लोग ने बोला कि क्या फर्टिलाइजेशन कैसे नहीं हो रहा है भाई, क्यों, सबसे पहले इसमें अनेक रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद ही लास्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए इसको सारे चीज को पता कैसे चला हमको, ये सारे चीज लैब में आर्टिफिशियली इसको किया गया, ठीक है, कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको देखा गया, तभी आप इसे अभी पढ़ पा रहे हो, समझ आ रहे आप। तो अब हम लोग का कैपेसिटेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद तो कैपेसिटेशन के बाद नेक्स्ट एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा इसको आप देखो कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है इसको आप समझना है, ठीक है, कि एक्चुअल में कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है इसको आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे भाई सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। आप देखो सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर में क्या होता है भाई, इसके बाहर में जोना पेल्यूसिडा, इसके बाहर में जोना पेल्यूसिडा, ये ब्लू कलर का जो लेयर है, ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाहर में क्या होता है भाई, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा का खास बात क्या है, जोना पेल्यूसिडा नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर होता है। तो जोना पेल्यूसिडा कैसा होता है, नॉन सेल्यूलर होता है, ठीक है,
ये नॉन सेल्यूलर होता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और इसके बाहर क्या होते हैं भाई, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा के सेल, इसके बाहर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा के सेल होते हैं प्रेजेंट। वायरस का बात नहीं चल रहा है, ठीक है, ये रेडिएटा अलग है, क्लियर। तो ये हम लोग के कोरोना रेडिएटा के सेल हैं, इसे क्लियर समझे ना। तो लेवलिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये जो है, देखो ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte के बाहर, भाई सेकेंडरी oocyte के बाहर कुछ तो होगा ना, तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके बाहर देखो जोना पेल्यूसिडा, ये जो ब्लू कलर का लेयर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो इसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो आपका, ठीक है, ये जो बड़ा बड़ा सा सेल है इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसे क्या बोलता है, ये जो बड़ा बड़ा सेल है इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा सेल, कोरोना रेडिएटा सेल, ठीक है, रेडिएटा, इसे कोरोना रेडिएटा। और इसके बाद इसके देखो, इसके बाद जो है कोरोना रेडिएटा जो है भाई आपस में हवा में तो नहीं लटके हैं, ठीक है, आपस में नहीं लटके हैं। इनको जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट है, इसको आपस में जोड़ने के लिए हाइल्यूरोनिक एसिड है, ठीक है। इनके बीच में क्या है भाई, इनके बीच में हाई हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है। तो इनके बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि क्या किया है भाई, हाइल्यूरोनिक एसिड जोना रेडिएटा के सेल को आपस में जोड़ के रखा है, ठीक है। तो ये हम लोग के लास्ट जो है ये कौन से एसिड है भाई, हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। इन्हें बोला जाता है हाई हाइल्यूरोनिक एसिड, हाई हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है, हाई हाइल्यूरोनिक एसिड, हाई हाइल्यूरोनिक एसिड, क्लियर है। तो हाई हाइल्यूरोनिक एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो इसे हाई हाइल्यूरोनिक एसिड इसे बोला जाता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का जोना पेल्यूसिडा का लेयर है, क्लियर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा का लेयर, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा को आपस में कौन से एसिड आपस में इनको जोड़ के रखा है भाई, हाई हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो हाई हाइल्यूरोनिक एसिड इनको आपस में, सेल्स को आपस में जोड़ के रखा है, ठीक। अब देखो ये जोना पेल्यूसिडा को कौन ब्रेक करेगा भाई, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल मतलब इसका जो एक्रोसोम भाई, स्पर्म के हेड, आपको पता है ना कि स्पर्म के हेड में क्या है भाई, हमको पता है कि स्पर्म के हेड में होते हैं भाई, हम लोग को पता है कि इसके हेड में एक्रोसोम होते हैं, ठीक है। इसके हेड में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके हेड में एक्रोसोम होते हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या होते हैं, और एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं, हमको ये भी पता है। एक्रोसोम में क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम। इसको मैं नीचे लिख दूं तो आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है। इसको नीचे देखो कि एक्रोसोम ये क्या है, देखो इसके हेड में, ठीक, इसको अच्छे से बनाएंगे। इसके हेड में एक्रोसोम है, देखो एक्रोसोम, ये क्या है भाई, एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम में होते हैं लाइटिक एंजाइम, ठीक है। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एक्रोसोम में आप देखो क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम, क्लियर है। तो एक्रोसोम में हम लोग के लाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आप समझ गए कि एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, ठीक। अब लाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के लाइटिक एंजाइम होते हैं। देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें हम लोग के 3 टाइप के लाइटिक एंजाइम, एक होता है जिसे बोलते हैं जोनालाइसिन, ठीक है, जोनालाइसिन, ठीक है, जोनालाइसिन, क्लियर है।
दूसरा होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है। एंड थर्ड टाइप का जो एंजाइम, इसे क्या बोलता है, जो थर्ड टाइप का एंजाइम होता है इसे बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज, क्लियर है, हाइल्यूरोनिडेज इसे बोला जाता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइल्यूरोनिडेज इसे बोला जाता है, क्लियर है। तो जोनालाइसिन किसको ब्रेक करेगा भाई, जोनालाइसिन जोना पेल्लुसिडा को ब्रेक करेगा। जोनालाइसिन किसे ब्रेक करेगा, तो जोनालाइसिन ये ब्रेक करेगा किसे, जोना पेल्लुसिडा को, ठीक है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसे ब्रेक करेगा, कोरोना रेडिएटा को। और हाइल्यूरोनिडेज किसे ब्रेक करेगा, ये हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो हाइल्यूरोनिडेज किसे ब्रेक करेगा, हाइल्यूरोनिडेज ये ब्रेक करेगा हाइल्यूरोनिक एसिड को, ये ब्रेक करेगा, समझे। तो ये हम लोग का एक्रोसोमल रिएक्शन है, समझ है आपको, ये हम लोग का क्या है भाई, एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसमें आप समझ पाए कि जोनालाइसिन जोना पेल्लुसिडा को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करेगा। हाइल्यूरोनिडेज ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज किसे ब्रेक करेगा, हाइल्यूरोनिक एसिड को ये ब्रेक करेगा, ठीक है। हाइल्यूरोनिक एसिड को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद और कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, जब स्पर्म ये जो सेकेंडरी उस साइड के कांटेक्ट में आता है, अब ये सारे लेयर्स टूट गए, ये सारे लेयर्स ब्रेक हो गए, देखो भाई ये लेयर्स ब्रेक हो गए, ठीक है। अब जो स्पर्म है, जब ये स्पर्म ये कांटेक्ट में, जब ये स्पर्म, ठीक है, सेकेंडरी उस साइड के कांटेक्ट में आता है, मतलब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जब स्पर्म आता है, तो इसके बाद क्या होगा, खतरनाक चीज होगा, ठीक है। देखो जब स्पर्म जो है, समझो कि जब कांटेक्ट, ठीक है, आप इसको लिखो फिर इसको हटाएंगे, ठीक है, इसको आप लिखो, ठीक है, चलो। तो जैसे ही स्पर्म आप समझना किसके कांटेक्ट में आएगा भाई, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म आप समझो सेकेंडरी उस साइड के प्लाज्मा, सेकेंडरी उस साइड का क्या है भाई, ये सेकेंडरी उस साइड है, ठीक है, ये सेकेंडरी उस साइड है। तो जैसे ही स्पर्म आप समझो कि सेकेंडरी उस साइड के, ठीक है, सेकेंडरी उस साइड के कांटेक्ट में आता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। देखो जब स्पर्म कम्स कांटेक्ट विथ सेकेंडरी उस साइड, ठीक है, स्पर्म्स कम्स कांटेक्ट विथ जब स्पर्म कम्स कांटेक्ट विथ, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब कांटेक्ट में आएगा, तो इससे क्या होता है, जो इसके अंदर पहले क्या चार्ज था, इसके अंदर पहले नेगेटिव चार्ज था, इसके अंदर क्या था, पहले सेकेंडरी oocyte के अंदर में पहले नेगेटिव चार्ज था। जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, तो इससे क्या हो गया भाई, इससे आप देखो, इससे क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज था, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट। ये नेगेटिव चार्ज किस में हो गया कन्वर्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किस में हो गया कन्वर्ट, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, समझ है आपको। तो स्पर्म जब किसके कांटेक्ट में आया भाई, सेकेंडरी उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, तो जो नेगेटिव चार्ज था ये किस में हो गया चेंज,
ये हम लोग का चेंज हो गया किसमें, पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किसमें हो गया चेंज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को डीपोलराइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब होगा, जब इसका पोलैरिटी चेंज होगा, जब इसका पोलैरिटी चेंज होगा तो सोडियम चैनल खुल जाएंगे ना। इससे क्या होगा भाई, सोडियम चैनल खुल जाएंगे और सोडियम जो है ये अंदर एंटर करेगा, सोडियम एंटर करेगा अंदर, ठीक है, सोडियम अंदर एंटर करेगा। और सोडियम जब सेकेंडरी उस साइट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, सोडियम जब सेकेंडरी उस साइट के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा समझ गए। जैसे ही सोडियम अंदर एंटर किया तो यह आपका डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में चेंज हुआ, ठीक है। इसी को डीपोलराइजेशन कब होगा भाई, जब एंट्री होगा किसका, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, जब सोडियम आयन का एंट्री होगा किसमें, सेकेंडरी उस साइट में, सेकेंडरी उस साइड के अंदर में जब सोडियम आयन का एंट्री होगा तो इससे जो मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज कर जाएगा, ठीक है, डीपोलराइज कर जाएगा। इसी को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, इसको फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी बोला जाता है, ठीक है। तो ये फास्ट ब्लॉक होता है किसके लिए भाई, पॉलीस्पर्मी के लिए, ठीक है। तो ये फास्ट ब्लॉक होता है किसके लिए, पॉलीस्पर्मी के लिए ये फास्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। तो फास्ट ब्लॉक किसके लिए होता है, ये पॉलीस्पर्मी के लिए फास्ट ब्लॉक होता है। तो अब क्या होगा समझो कि जो हम लोग का ठीक है, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा भाई, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्रेक, इसका ब्रेक डाउन। तो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा भाई किसमें, ये हम लोग का एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझे। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन होगा और ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और जब ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा तो ये हम लोग का इससे म्योसिस 2 कंप्लीटेड, इससे क्या होगा भाई, जो म्योसिस 2 था ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इससे जो म्योसिस 2 था ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जो म्योसिस 2 था ये कंप्लीट हो जाएगा, म्योसिस 2 कंप्लीट। इससे क्या होगा देखो, जो म्योसिस 2 अरेस्ट था भाई, म्योसिस 2 पहले अरेस्ट है ना, मेटाफेज 2 में रुका हुआ था, लेकिन जब स्पर्म कांटेक्ट में, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया वैसे ही इसका पोलैरिटी चेंज हुआ, ठीक है, और इससे जो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हुआ और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रमोट हुआ और म्योसिस 2 कंप्लीट हुआ, म्योसिस 2 कंप्लीट हुआ। जब म्योसिस 2 कंप्लीट हुआ तो क्या बनेगा भाई, ओवम, ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। इससे क्या बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम, ठीक, ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा, समझे। इसको नोट करो फिर आगे देखेंगे, ठीक है, समझे। तो समझ गए कि क्या होता है, इसमें ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी, इसको आप नोट करो फिर देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन, इसके बाद कौन सा रिएक्शन होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा देखो, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल्स फॉर्म होते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। सो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है देखो,
कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है आपको समझना है। इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन में जो लाइसोजाइम, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं भाई, ओवम, ठीक है, या आपके ओवम के अंदर आपके लाइसोजोम होते हैं, लाइसोजोम, ठीक है। लाइसोजोम क्या बनाते हैं, लाइसोजोम बनाते हैं ग्रेन्यूल्स। ये क्या बनाते हैं भाई, लाइसोजोम बनाते हैं ग्रेन्यूल्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो लाइसोजोम क्या बनाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, समझे। लाइसोजोम क्या बनाते हैं, लाइसोजोम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे भाई, बाहर एक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओवम के बाहर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, ओवम के बाहर क्या करेंगे भाई, ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को कौन बनाया है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, इसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, समझ गए। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसका बना है भाई, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का बना हुआ है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, ये हम लोग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का बना हुआ है, ओवम के बाहर बन जाता है, ठीक है, समझ गए। अब फाइनली क्या होगा, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, जिसे एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप देखो, इसके बाद क्या होता है, देखो एम्फीमिक्सिस, ठीक है। इसके बाद एम्फीमिक्सिस, 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 ठीक है, एम्फीमिक्सिस। और जैसे ही स्पर्म देखो, ठीक है, स्पर्म जो है आप देखो, सबसे पहले इसमें आपका कोन बनेगा, कोन, यहाँ पर कोन बनता है, कोन का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू स्पर्म, फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। ये स्पर्म जो है देखो, ये क्या हो गया भाई, ये आपका एंटर कर गया ओवम के अंदर, मतलब ये सेकेंडरी उस साइड, ठीक है, सेकेंडरी उस साइड के अंदर आपका जो स्पर्म है ये एंटर कर गया। अब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। एम्फीमिक्सिस में क्या देखेंगे, एम्फीमिक्सिस में एक होता है कैरियोगेमी, एक होता है जिसे बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है, समझे। एम्फीमिक्सिस में आता है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और इसमें आता है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा भाई, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, इसमें फ्यूजन होता है साइटोप्लाज्मा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। इसमें किसका होता है फ्यूजन, साइटोप्लाज्मा ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम के साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन। इसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम के साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस लास्ट स्टेप है, फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी, एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी किसे बोलते हैं, कैरियोगेमी का मतलब है फ्यूजन, किसका फ्यूजन भाई, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी किसे बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन किसका, स्पर्म एंड ओवम के साइटोप्लाज्मा के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। तो कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी किस में आते हैं भाई, एम्फीमिक्सिस में आते हैं, एम्फीमिक्सिस में आते हैं, ठीक है। तो ये जो देखो आप, ये जो ओवम है, ये ओवम है, ठीक है, और ये स्पर्म है, इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन, और क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा जाइगोट,
इससे क्या बनेगा फाइनली, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है भैया, जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, जब क्रोमोसोम का मिक्सिंग, ठीक है, मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम का जब मिक्सिंग हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले स्टार्ट किए थे कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसोमल के बाद कॉर्टिकल रिएक्शन, और कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद हम लोग ने देखा कि कैसे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसको हम लोग ने लास्ट स्टेप है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में हम लोग ने डिस्कस किया कि इसमें मेल एंड फीमेल का जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाता है भाई, इसका फ्यूज हो जाता है, और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये क्या करता है भाई, कोई और स्पर्म को आने नहीं देता अंदर। ठीक है, एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, पता है ना, एक ही ओनली वन स्पर्म, मिलियंस स्पर्म में सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा, एक ही, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक ही कितना यूनिक, कितना उसका, समझ रहे हो, उसके पास कितना पावर होगा, क्लियर है। एक ही स्पर्म कर पाता है फर्टिलाइज, बाकी स्पर्म सारे खत्म हो जाते हैं, क्लियर। ठीक है, तो ये था